मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट, जहां करीब 17 देश इजराइल को छोड़ दे तो सब जातियों, उपजातियों, कबीलों और शिया सुन्नियों में बटे हैं। यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को मदरसे और जंग विरासत में मिलती है। यहाँ की हवा में बारूद की गंध घुलती है और एक घटना समूचे मिडिल ईस्ट में आग लगा देती है। यहाँ लड़ाई है तेल और गैस की, यहाँ लड़ाई है इस्लाम की सेनाओं की, यहाँ लड़ाई है वर्चस्व की, जो सत्ता तक पहुंचकर तेल के कुओं पर कब्जा करके 7वीं सदी के कानून लागू कराना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। अभी ताज़ा जंग का अखाड़ा सीरिया बना हुआ है। यहाँ पाकिस्तान, ईरान, यमन, इराक के शिया गुट जमा हो रहे हैं, कारण सुन्नी गुटों से असद की सरकार बचाने के लिए। लेकिन फिर भी सीरिया के तीसरे बड़े शहर होम्स से हजारों लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। सुन्नी गुटों ने दूसरे बड़े शहर हमा पर कब्जा कर लिया। एक और अहम शहर एलेप्पो पर भी उनका कब्जा हो चुका है। हमा पर नियंत्रण राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका है। अब वो राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ चले हैं। जेलों पर कब्जा करने के बाद सुन्नी आतंकवादी गुटों के लड़ाके जेलों से बाहर निकाल लिए जाने की भी खबर है। इन खबरों के बीच साल 2011 में सीरिया में लिखी एक बच्चे की एक लाइन सच होती दिख रही है। दरअसल सीरिया में बच्चे द्वारा लिखी गई उस एक लाइन का एक अपना इतिहास है, और ये इतिहास ये है कि आज से 14 साल पहले दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया में नगर निगम के अधिकारियों ने मोहम्मद बजीजी नाम के एक दुकानदार का फलों का ठेला जब्त कर लिया था। जब वो उसे छुड़ाने दफ्तर गया, उसको वहाँ एक थप्पड़ जड़ दिया गया। मोहम्मद बजीजी ने प्रताड़ित होकर खुद को आग के हवाले कर लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्यूनीशिया में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और प्रोटेस्ट के बीच 23 सालों में सत्ता पे काबिज तानाशाह बेन अली को सह परिवार देश छोड़कर भागना पड़ा और ट्यूनीशिया पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। इसके बाद नंबर आया मिस्र का। वहाँ 30 सालों से जमे होस्नी मुबारक को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद ये चिंगारी पहुँच गई लीबिया। साल 2011 लीबिया में आग जल उठी, गृह युद्ध छिड़ गया। गद्दी पर काबिज गद्दाफी की खुद उसके ही देश की जनता उसके खून की प्यासी हो चली। विद्रोह इतना भयानक था कि जनता ने उसे पकड़कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। गद्दाफी के अंतिम शब्द ये थे कि मुझे गोली मत मारो। इसी तरह मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में भी बवाल शुरू हुआ। इस्लामिक तानाशाहों के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर चली। ये सारी खबरें रेडियो और टीवी के जरिए सीरिया तक भी पहुंच रही थी। एक रोज सीरिया के डेरा शहर में एक बच्चे ने अपने स्कूल की दीवार पर एक पंक्ति लिखी कि अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। डॉक्टर बशर अल असद का एक निकनेम है। हालांकि ये दीवारों पर लिखी अनगिनत पंक्तियों में से एक थी। इसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता था, लेकिन शहर के सिक्योरिटी चीफ आतिफ नजीब को ये बात अखर गई। वो राष्ट्रपति बशर अल असद का करीबी रिश्तेदार था। नजीब ने पूछताछ शुरू की। कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। फिर पुलिस ने हर उस बच्चे को उठाना शुरू किया जिनके नाम दीवार पर लिखे हुए थे। इनमें से कई नाम तो कई बरस पहले मौजूद थे। गिरफ्तार किए गए बच्चों को जेल भेज दिया गया। वहाँ उनको टॉर्चर किया गया। जब बच्चों के घर वाले पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने कहा, अपने बच्चों को भूल जाओ, अगर बच्चे चाहिए तो और पैदा कर लो, अगर पैदा नहीं कर सकते तो अपनी बीवियों को हमारे पास भेज दो। इन शब्दों से लोग भड़क चले। दिसंबर 2010 ट्यूनीशिया से चली चिंगारी ने मार्च 2011 में सीरिया में लोगों को सड़कों पर उतार दिया। पुलिस ने बल प्रयोग किया, कुछ को गिरफ्तार भी किया, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा। पुलिस ने विद्रोह को जितना दबाने की कोशिश की, उतना ही तेज रफ्तार से हिंसा फैल चली। बशर अल असद को सत्ता गंवाने का डर था। वो इसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। असद ने सेना उतार दी, उन्हें हिंसा की खुली छूट दे दी। अगले दिन जब लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने आए तो उनका सामना हुआ ऑटोमेटिक हथियारों और टैंकों से। जब लोग मरने लगे तो ये देखकर सेना का एक सुन्नी गुट ने विद्रोह कर दिया और प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर फ्री सीरियन आर्मी बनाकर असद सरकार से भिड़ गए। यहाँ सीरिया में हिंसक टकराव की शुरुआत हुई। बच्चे द्वारा लिखी एक पंक्ति सीरिया में शिया सुन्नी टकराव की पंक्ति बन गई। 2 गुट बन गए। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में जानिए कैसे वे 2 गुट बने और कहां से निकलकर सामने आए। हयात तहरीर अल शाम का नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी
और सुन्नी गुट और इमाम अली ब्रिगेड का नेता अबू अजरैल उर्फ कुल्हाड़ी वाला। अरब में सुन्नी देशों को ये बशर अल असद का वर्चस्व खलता रहा। जब सुन्नी देशों ने सुन्नी आतंकी गुटों को समर्थन दिया, तब असद के समर्थन में शिया देश आए। ईरान ने पैसे और हथियारों से मदद की, जबकि लेबनान के हिजबुल्लाह गुट ने अपने लड़ाके उतार दिए। रूस सीरिया का पुराना दोस्त रहा, उसने भी असद सरकार को समर्थन दे दिया। अमेरिका का काफ़ी के तेल के हिस्से पर कब्जा था। इजराइल का हित ये था कि ये लोग आपस में लड़कर मर जाए तो उसे राहत मिले। सीरिया बहुत सारे बाहरी हितों का एक युद्ध क्षेत्र बन गया, एक पावर वैक्यूम बन गया। इसका फायदा उठाया इस्लामिक स्टेट बगदादी गुट ने। ये अभी तक इराक में अपने पैर जमा रहा था। जब उसे पड़ोसी सीरिया में खाली ज़मीन मिली तो उसने वहाँ अपना इस्लामिक झंडा खलीफा का गाड़ दिया। इराक के मोसुल से लेकर सीरिया में रक्का तक इस्लामिक स्टेट का राज हो गया। तेल के बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया और साल 2014 में इस्लामिक स्टेट ने रक्का को अपनी राजधानी तक बना लिया। अमेरिका इराक में 2003 से इस्लामिक स्टेट से लड़ रहा था। वो लड़ते लड़ते इसके पीछे सीरिया पहुंच गया। हालांकि उसने सीधा हमला ISIS तक सीमित रखा। अक्टूबर 2019 में अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी को सीरिया में ही मारा था। अब सीरिया में इस्लामिक सुन्नियों का प्रभाव कम होता चला गया। इन सब के अलावा सीरिया में एक चौथा गुट भी है, कुर्द नेतृत्व वाली अमेरिका समर्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF। ये कुर्द और अरब विद्रोहियों का एक मोर्चा है। इन्हें अमेरिका का पूरा समर्थन है। इनका बड़े तेल भंडार पर कब्जा है। इन्होंने इस्लामिक स्टेट से अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई शुरू की थी। अब इन्हें तुर्की से लड़ना पड़ रहा है। दरअसल तुर्की इन्हें आतंकी मानता है और इनके खिलाफ हवाई हमले करता है। तुर्की कुर्द इलाकों में सुन्नी आबादी चाहता है। इन सब के बीच इराक में एक और संगठन बना, इमाम अली ब्रिगेड। ये शिया गुट से अबू अजरैल कुल्हाड़ी वाला, इसने सीरिया का रुख किया। मकसद था शिया सत्ता को बचाना और सुन्नी गुट के आतंकवादियों का खात्मा करना। इस्लामिक स्टेट संगठन के तौर पर भले ही सिमट चुका था, मगर उसकी विचारधारा बरकरार थी। अल नुसरा, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट के लोग वे अभी भी लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। इस्लामिक आतंकी समूह हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद जवलानी ने होम्स पर काला झंडा फहरा दिया और लोगों से कहा है कि अब आपका वक्त आ चुका है। एक वीडियो में जवलानी ये कहते देखे जा रहे हैं कि उनके लड़ाके हमा में घुस चुके हैं, उनके लड़ाके सीरिया के 40 साल के नासूर को समाप्त कर देंगे। आगे कहा कि मैं अल्लाह से कह रहा हूँ कि एक ऐसी जीत होगी जिसे कोई बदल नहीं पाएगा। दरअसल जलानी 1982 में शहर में हुई एक घटना का जिक्र कर रहे थे, जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने इस्लामिक विद्रोहियों को काबू करने के लिए टैंक और तोप भेजे थे। अब सीरिया की जेलों में बड़ी संख्या में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी बंद थे, जिन्हें उन्होंने शहरों पर फतह के बाद जेल से बाहर निकाल लिया है। इसीलिए इन आतंकवादियों की दोस्ती शिया और सुन्नी वर्चस्व की चाह का मसला बन चुका है। अब इमाम ब्रिगेड के लोग इराक से वहाँ पहुँच चुके हैं। ये इराक के इस्लामिक आंदोलन हरकत अल इराक अल इस्लामिया की एक सशस्त्र शाखा है, जिसका मुखिया अबू अजरैल कुल्हाड़ी, तलवार और मशीन गनों से लैस होकर चलता है। इससे पहले भी साल 2016 में इमाम अली ब्रिगेड ने मोसुल और एलेप्पो में सुन्नी गुटों से टकरा चुका है। करीब 1,500 सुन्नी लड़ाकों को मौत की नींद सुलाने का दावा भी ये गुट करता रहा है। हम यहाँ एक छोटी सी चीज़ का और जिक्र करना चाहेंगे। जिस तरह ईरान ने लेबनान में शियाओं का हिजबुल्लाह गुट, यमन में हूती, इराक में इमाम अली ब्रिगेड, ऐसे ही पाकिस्तान में ईरान ने जैन बियोउन ब्रिगेड बनाई हुई है, जिसमें पाकिस्तान के शिया लड़ाके शामिल हैं। इसके गठन का मकसद पाकिस्तान में सुन्नी हुकूमत को चेतावनी और सीरिया में बशर अल असद की सरकार को बचाना था। किंतु अभी साल 2024 में ही पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि जैन बियाओन ब्रिगेड को आतंकवादी गुट शामिल कर रहा है, किंतु इसके लड़ाके सीरिया पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर तेल, इस्लाम, शिया, सुन्नी सभी टकराव एक साथ जमा होकर साल 2011 में सीरिया की दीवार पर लिखे उस बच्चे की लाइन को दोहरा रहे हैं कि अब तेरी बारी है डॉक्टर।